नरमपंथी जो उदारवादी चरण भी कहलाता है 1885 से 1905 तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, 1885 से 1905 के चरण को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का स्टेबलाइजेशन हुआ था। ठीक है, 1905 की अवधि को 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहेंगे? उदारवादी चरण कहेंगे। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहीं पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जो कहाँ है? बम्बई में है। पहले इसका प्लानिंग पुणे में था, जो हैजा फैलने के कारण मुंबई में किया गया। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1885 से 1905 के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन था उसका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट था। 1885 से 1905 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। तो उदारवादी नेता क्या करते थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुआ। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था। ठीक है, 1883 में एल्बर्ट बिल आया था, उस दौरान लॉर्ड रिपन था दोस्तों। 1883 में आया था, एल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, उस समय रिपन था और लीटन था ठीक उसके पहले। ओके, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड किसके समय में किया गया था दोस्तों? देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बनी थी। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था 1904 में। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके लिए बनाया गया था? किसके कार्यकाल में बनाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बनाया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालय किस वायसराय के कार्यकाल में बनाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बनाया गया था। इसी के साथ बंगाल डिवाइड भी हुआ था। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कहलाता है 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में बना था? लॉर्ड कर्जन के काल में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए दोस्तों, सत्येंद्रनाथ जो टैगोर था सिविल सेवा में ICS में चुने गए पहले भारतीय था। ठीक है, ओके, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीयों का नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ठीक है, जिसे A.O. ह्यूम कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? A.O. ह्यूम को कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? A.O. ह्यूम को कहते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो कौन था? दादा भाई नौरोजी था दोस्तों। ओके,
प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी हुए थे। हालांकि चुनाव इससे पहले दो बार और लड़े थे। कौन? तो एस.एन. बनर्जी था, ठीक है, लेकिन वो हार गया था। दादा भाई नौरोजी चुने गए थे, ठीक है, लेकिन एस.एन. बनर्जी भी लड़ा था। कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सही बात है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के? 3 बार। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था, ठीक है। 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर बम्बई में स्थानांतरित किया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय वहाँ पूना में हैजा फैल चुका था, इसलिए पुणे से बम्बई करना पड़ा था। ओके, बम्बई में पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन स्थान पूना से बम्बई बदलने को विवश हुआ, इसलिए प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में बदला था, पुणे से मुंबई स्थानांतरित हुआ। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा बुक लिखा? ए नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा बुक लिखा? ए नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा बुक लिखा? ए नेशन इन द मेकिंग नामक बुक लिखा है। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्ध में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? देखो दोस्तों, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्ध में देखेंगे कि कौन सा तत्व था जो उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो बी है इसका, ठीक है, 19 का बी होगा। सॉरी 16 का दोस्तों, 19 का बोल रहे हैं, 16 का देखना है, 16 का डी होगा। उपयुक्त सभी है, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। कौन कौन सा देश का प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा का प्रसार, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, ठीक है। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थ में देखेंगे, अंतिम क्वार्टर में देखेंगे वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्थान किया। तो एक समान, सबका राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक समान कर दिया, महत्वपूर्ण भूमिका था। तो कौन कौन था? पहला, देश का प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण किया गया, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण किया गया। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा का किया गया, इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक समान दृष्टिकोण हो गया। पाश्चात्य का विचार हुआ एवं शिक्षा हुआ, पाश्चात्य का विचार हुआ एवं शिक्षा हुआ, पाश्चात्य का विचार हुआ, ठीक है, और शिक्षा का विकास हुआ। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीयों का अतीत का पुनर्न्वेषण किया गया, ठीक है। इस कारण से एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण बना। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, पहला प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, दूसरा भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण किया गया। तो ये कारण था एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का। पहला, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण किया गया। दूसरा, पाश्चात्य का विचार किया गया एवं शिक्षा का, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। तीसरा, भारतीय अतीत का अन्वेषण किया गया। 1785 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। कौन कौन से कारण थे? 1883 एल्बर्ट बिल विधेयक था, ठीक है, एल्बर्ट बिल विधेयक था 1883 का। एल्बर्ट बिल में ये बताया गया था भारतीय जजों को यूरोपियन लोगों के प्रति अधिकार मिला था न्याय व्यवस्था देने का, ठीक है। एल्बर्ट बिल में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, परंतु अंग्रेज़ों का भारी विरोध होने के कारण इसे वापस कर दिया और लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा।
1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार हुआ था। 1877 में दिल्ली में शाही दरबार हुआ। 1883 का एल्बर्ट बिल विधेयक विवाद इसलिए कांग्रेस का इस्टेब्लिश हुआ। 1878 का शस्त्र अधिनियम भारतीय भाषाओं प्रेस अधिनियम पर 1878 का शस्त्र अधिनियम था, इस कारण से कांग्रेस बना। 1878 1878 का, ठीक है, 1878 का शस्त्र अधिनियम जिस कारण से कांग्रेस का उदय हुआ। 1878 का शस्त्र अधिनियम 1878 का शस्त्र अधिनियम जिस कारण से कांग्रेस बना, ठीक है। और भारतीय प्रेस पर रोक, ओके, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम पर रोक 1878 का शस्त्र अधिनियम पर, इस कारण से कांग्रेस बना। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जिस दौरान उस समय भारत में अकाल पड़ रहा था, उसी समय 1877 में, ठीक है, 1877 में 1877 में दिल्ली में शाही दरबार रखा गया, ठीक है, जो भारत में अकाल उस दौरान पड़ रहा था, इस कारण से कांग्रेस बना। 1877 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार किया गया। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार किया गया। 1877 में दिल्ली में शाही दरबार किया गया। 1877 को दिल्ली में शाही दरबार किया गया। 1877 को दिल्ली में शाही दरबार किया गया, जिस कारण से भी कांग्रेस का उदय हुआ। उस समय क्या कर रहा था, भारत में भीषण अकाल पड़ा था, ओके, इस कारण से भी कांग्रेस का उदय हुआ। 1877 के बाद फिर 1878 में क्या हुआ, शस्त्र अधिनियम आया। 1878 को 1877 के बाद 1878 में 77 के बाद 78 में शस्त्र अधिनियम आया, इस कारण से भी कांग्रेस का उदय हुआ। और 1883 का एल्बर्ट बिल विधेयक भी आया था, ठीक है। विवाद किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड रिटन ने बढ़ाया था। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? लिटन ने। 1880 के दशक में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? लॉर्ड रिटन ने। लॉर्ड रिटन चाहता था कि भारतीय ICS में नहीं पहुँचे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में नहीं पहुँचे, इस कारण से लिटन ने 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया एज, ताकि लोग कम से कम पहुँचे। लॉर्ड रिटन ने किया। लॉर्ड रिटन ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। 1880 के दशक में किसने? लॉर्ड रिटन ने विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? लॉर्ड रिटन ने। 1880 के दशक में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में मदद किसने किया? या लॉर्ड रिटन ने। 1880 में भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? लॉर्ड रिटन ने। 1880 के दशक में भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? लॉर्ड रिटन ने। 1880 के दशक में भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लॉर्ड रिटन ने। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसे स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का मतलब जो रियलिटी सिविल सर्विस है, वैधानिक सिविल सर्विस है, जिसके तहत परीक्षा को आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। कब लागू किया गया था? 1878 को लागू किया गया था, ओके। 1878 को लागू किया गया था। 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया ICS में पहुंचने के लिए। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में पहुंचने के लिए 1878 को क्या कर दिया? 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, ताकि भारतीय लोग कम से कम पहुँचे, ठीक है, कम से कम पहुँचे। ये लॉर्ड रिटन ने किया। 1880 में असंतोष को बढ़ाने में भी लॉर्ड रिटन का ही योगदान है। भारतीयों का असंतोष बढ़ाने में 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया लॉर्ड रिटन ने UPSC में, यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस में पहुंचने के उम्र को। स्टैट्यूटरी माने वैधानिक सिविल सर्विस में। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। किसने? लॉर्ड रिटन ने। लॉर्ड रिटन ने 1878 को कर दिया।
इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ 1883 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल आया। और 1880 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज बिल आया। भारतीय संघ के संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, सेकेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। पहला WC बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। बाकी MG रनाडे को जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। ओके, भारतीय कांग्रेस को किसको नरमदलीय के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर को नहीं जाना जाता है। बाकी MG रनाडे है, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ये सब नरमदलीय नेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कौन नरमदलीय नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है। बाकी WC बनर्जी नरमदलीय नेता है। ठीक है, जो 1886 में मिला दिया था इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। GK गोखले है। RC दत्त है नरमदलीय नेता। RC दत्त है, WC बनर्जी है, ये सब नरमदलीय नेता है। WC बनर्जी नरमदलीय नेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में एक कौन है? तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या है? एक असैनिक सेवक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? असैनिक सेवक हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता क्या थे? शहरी क्षेत्र के थे। अधिकतर नरमपंथी नेता क्या थे? शहरी क्षेत्र के थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे एक क्या असैनिक सेवक थे। 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो सबसे पहले क्या बना था? बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन, या फिर 29 का C एसोसिएशन। तो पहला बना था बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा बना था इंडियन एसोसिएशन। ओके, इंडियन एसोसिएशन। तीसरा बना था इंडियन लीग बना था, और चौथा मद्रास महाजन सभा बना था। इस प्रकार ये संगठन बना था। पहले बॉम्बे एसोसिएशन बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना 1876 को। ठीक है, 1883 को। 1876 को इंडियन एसोसिएशन बना। बॉम्बे एसोसिएशन 1870 को बना। इंडियन लीग पहले बना, फिर मद्रास सभा बना। पहले बॉम्बे एसोसिएशन बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, फिर इंडियन लीग बना। इंडियन एसोसिएशन के बाद इंडियन लीग बना। ओके, इंडियन एसोसिएशन के बाद क्या बना? इंडियन लीग बना। तब उसके बाद मद्रास महाजन सभा बना। नेक्स्ट है, पहले बम्बई बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, फिर इंडियन लीग बना, फिर मद्रास महाजन सभा बना। बम्बई एसोसिएशन बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, फिर इंडियन लीग बना, फिर मद्रास महाजन सभा बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था तो WC बनर्जी था जो सबसे पहले चुनाव लड़ा था। WC बनर्जी ने लड़ा था या दादा भाई नौरोजी ने? देखिए चुनाव सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लड़ा। ठीक है। और निर्वाचित भी हुए। WC बनर्जी भी लड़े थे। ओके। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने में पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा वह कौन था? दादा भाई नौरोजी था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है। ठीक है। और इसके पतन तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में किया था। ओके। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कहाँ किया था? बनारस में। कहाँ किया था? बनारस में। कहाँ किया था? बनारस में किया था। ओके। कौन सा अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में नहीं था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं थे लेकिन 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपस्थित नहीं था स्थापना अधिवेशन में। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS चुनाए थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC होम यानी बोमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है। WC बनर्जी। भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। स्थापना हुम ने किया लेकिन पहले अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?
तो 36 का सी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में भारत के पहले लोक संघ जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदार के लिए था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में किसके लिए की गई थी? तो जमींदार के लिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में किसके लिए किया गया था? जमींदार की भलाई के लिए। जमींदार के लिए भलाई के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में किया गया। 1837 में जमींदार की भलाई के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ओके। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था। 1866 को दादा भाई नौरोजी ने किया। कहाँ? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 को कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे, या जिसे एमजी रनाडे भी कहते हैं। ठीक है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। 1870 में किया गया था। किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसकी स्थापना? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था महादेव गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। कब किया था? 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया था? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ नहीं, प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। हाँ, किया था। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने की थी। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। हाँ। मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के बीच मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ। 1816 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में अधिवेशन
इंडियंस का एसोसिएशन हुआ, क्या हुआ था? अधिवेशन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि की मांग किया था? तो किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा या दी डक्कन एसोसिएशन ने किया था, या मद्रास ने? तो दी डक्कन एसोसिएशन ने किया था। किसने किया था? दी डेक्कन एसोसिएशन ने किया था। किसे ब्रिटिश द्वारा सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। इसको एज को लेकर के बोला था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने को। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कलकत्ता द्वारकानाथ टैगोर है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1843 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1843 को, 1843 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1843 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1843 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1843 को। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1852 को। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1852 को। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1852 को। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1852 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1843 को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 को। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 को। बंगाल ब्रिटिश का 1843 को और मद्रास नेटिव का 1852 को। पूना सार्वजनिक सभा का 1876 को। पूना सार्वजनिक सभा 1876 को। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में किया गया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1876 में किया गया। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन 1876 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में किया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 को किया गया था। मद्रास महाजनसभा कब किया गया था? 1884 को किया गया था। 1884 को किया गया था। मद्रास महाजनसभा का 1884 को। मद्रास महाजनसभा का 1884 को। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 को। मद्रास महाजनसभा 1884 को किया गया था। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन का 1852 में किया गया था। मद्रास महाजनसभा 1884 को किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 को किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 को किया गया था।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 को इस्टेब्लिश किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 को, कांग्रेस का भी अधिवेशन 1885 को, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी स्थापना 1885 को किया गया है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 को, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 को किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 को किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 को किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 को किया गया था। ठीक है, स्थापना वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 को किया गया था। कांग्रेस, इसमें गलत लिखा हुआ 1870 दोस्तों। कांग्रेस 1885, बम्बई प्रेसिडेंसी 1885, बम्बई प्रेसिडेंसी 85 और कांग्रेस 85। ओके, मद्रास महाजन सभा 1884 और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 को हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इंडियन एसोसिएशन 1876 को किया था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले ये एस्टैब्लिश किया था इंडियन एसोसिएशन का 1876 में, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ओके, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा ने मांग किया था। ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा ने। पर इसमें आंसर डी डेक्कन दिया वो गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। पूना सही है, पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है 47 का, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन किया था? देखिए, इंडियन एसोसिएशन व्योमेश चंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। इसने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए क्या कहा था? ठीक है, ICS में, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में, स्टैचुरी सिविल सर्विसेज भी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए डिमांड किया था, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा 1880 में क्या कर दिया गया था? एज को 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कर दिया था, लॉर्ड रिटन ने कर दिया था एज कम, ठीक है, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था स्टैचुरी सिविल सर्विसेज में जाने का अधिकतम उम्र। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने की मांग की। इंडियन एसोसिएशन ने पहली बार यह मुद्दा लेकर करके गया। किस चीज़ का? तो स्टैचुरी सिविल सर्विसेज उम्र बढ़ाने का मांग था। सबसे पहला आंदोलन ICS इंडियन एसोसिएशन ने किस चीज़ का मांग किया? ICS में उम्र बढ़ाने का। ICS में उम्र बढ़ाने का इंडियन एसोसिएशन ने डिमांड किया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कब आयोजित किया गया था? 1883 को। INC का स्थापना कब किया गया था? 1883 को। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित किया गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कब हुआ था? 1883 को हुआ था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कब हुआ था? 1883 हुआ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था?
1883 को हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 3 साल बाद 1886 में हो गया। कांग्रेस ने विलय कर दिया 1886 में। रहस्यमय उद्गम, कांग्रेस के बारे में एक अनेकों बात बोला गया था। ठीक है, रहस्यमय उद्गम कहा पटाभी सीतारामैया ने। पटाभी सीतारामैया ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? रहस्यमय उद्गम। पटाभी सीतारामैया ने क्या कहा? रहस्यमय उद्गम। रहस्यमय उद्गम किसने कहा? पटाभी सीतारामैया ने। रहस्यमय उद्गम किसने कहा? पटाभी सीतारामैया ने। रहस्यमय उद्गम किसने कहा कांग्रेस के बारे में? पटाभी सीतारामैया ने। पटाभी सीतारामैया ने क्या कहा? रहस्यमय उद्गम। थियोफिस्टो की योजना किसने कहा? एनी बेसेंट। कांग्रेस के उद्गम के बारे में थियोफिस्टो की योजना बोला किसने? एनी बेसेंट ने। थियोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट ने कहा। थियोफिस्टो की योजना किसने कहा है? थियोफिस्टो की योजना किसने कहा? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने क्या कहा? थियोफिस्टो की योजना। एनी बेसेंट ने क्या कहा? थियोफिस्टो की योजना है। एनी बेसेंट ने क्या कहा? थियोफिस्टो की योजना। W.C. बनर्जी ने क्या कहा? डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है। W.C. बनर्जी ने किया। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है किसने कहा था? भूमेश चंद्र बनर्जी ने बोला। डफरिन की दिमाग की षड्यंत्र दिमाग की उपज है किसने कहा? W.C. बनर्जी ने कहा। भूमेश चंद्र बनर्जी ने कहा डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की। एनी बेसेंट ने थियोफिस्टो की योजना। पटाभी सीतारामैया ने रहस्यमय उद्गम कहा। सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने क्या कहा? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। लाला लाजपत ने क्या कहा? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। लाला लाजपत ने क्या कहा? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने कहा? लाला लाजपत राय ने क्या कहा? सेफ्टी वाल्व यानी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कहा? पटाभी सीतारामैया ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने लिखा? पटाभी सीतारामैया ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखा? पटाभी सीतारामैया ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखा? पटाभी सीतारामैया ने लिखा। पटाभी सीतारामैया ने कौन सा बुक लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पटाभी सीतारामैया ने कौन सा बुक लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा पटाभी सीतारामैया ने। पटाभी सीतारामैया ने कौन सा बुक लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एनी बेसेंट ने कौन लिखा? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा? एनी बेसेंट ने लिखा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा है? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा। एनी बेसेंट ने क्या लिखा? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। एनी बेसेंट ने क्या लिखा? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? थियोफिस्टो की योजना। एनी बेसेंट ने। पटाभी सीतारामैया ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? रहस्यमय उद्गम। पटाभी सीतारामैया ने कौन सा बुक लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट ने कौन सा बुक लिखा? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा? एनी बेसेंट ने। हाउ इंडिया टुडे किसने लिखा? आर.पी. दत्त ने। इंडिया टुडे किसने लिखा? आर.पी. दत्त ने। इंडिया टुडे किसने लिखा? आर.पी. दत्त ने। इंडिया टुडे किसने लिखा? इंडिया टुडे किसने लिखा? आर.पी. दत्त ने। आर.पी. दत्त ने कौन सा बुक लिखा? इंडिया टुडे। आर.पी. दत्त ने कौन सा बुक लिखा? इंडिया टुडे। आर.पी. दत्त ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिया टुडे। 1857 किसने लिखा? एस.एन. सेन ने। 1857 बुक किसने लिखा? एस.एन. सेन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम सत्र की बैठक में कांग्रेस के। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो बेडरबर्न ने किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? बेडरबर्न ने। बेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑप्शन के हिसाब से बेडरबर्न होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किसने की थी? बेडरबर्न ने।
किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है। ठीक है, बढ़ता हुआ धीरे धीरे ही सही पर ये विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने एक सार्वजनिक सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो डफरीन ने कहा था। किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किया हमला और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? किसने? डफरीन ने। जनता का एक सूक्ष्म भाग किसने कहा था? डफरीन ने। जनता का एक सूक्ष्म भाग किसने कहा था? जनता का एक सूक्ष्म भाग किसने कहा था? डफरीन ने, जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर हंसी उड़ाई थी कांग्रेस का। किसने? डफरीन ने। इसी के समय कांग्रेस स्टैब्लिश भी हुआ था। ओके, 1904 को इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दिया है कि नहीं देखता हूँ आगे। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने। कांग्रेस के नेता संदिग्ध चरित्र के हैं। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने। जनता का बहुत सूक्ष्म भाग है। किसने कहा था? डफरीन ने। और उसकी मजाक उड़ाया जनता का सूक्ष्म भाग कह करके वेडरबर्न, जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष किए बना। धीरे धीरे ही सही मगर क्या कर रहा है? ये पूरे देश को खोखला कर रहा है अंग्रेज। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा पूरे देश को खोखला कर रहा है अंग्रेज, धीरे धीरे ही सही। किसने कहा था कि कांग्रेस लगातार नीचे की ओर जा रही है? एल्गिन द्वितीय ने। और इसने ही बोला था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही रखा जाएगा। तो एल्गिन ने ही बताया था। ठीक है, एल्गिन ने ही बोला था। मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे जा रही है। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था ये कांग्रेस नीचे जा रही है? किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है और मुझे खुशी है कि इसके ख़त्म होने तक मैं नेता संदिग्ध चरित्र के है। ठीक है, मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है क्योंकि इसके नेता राजद्रोही है। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने। मुझे खुशी है कांग्रेस से लगातार नीचे की ओर जा रही है जिसके नेता राजद्रोही है। ओके, कौन से कांग्रेसी विरोधी थे? देखिए, इनमें से सब है दोस्तों। अवध सैयद अहमद खान भी था कांग्रेस का विरोधी। सेकेंड, हैदराबाद का निजाम भी था विरोधी। थर्ड, बनारस के राजा शिव प्रसाद भी था। चौथा, दिनसा मानक जी पेटिट था। दिनसा मानक जी पेटिट ये भी कांग्रेस के विरोधी था। दिनसा मानक जी पेटिट कांग्रेस का विरोधी था। दिनसा मानक जी पेटिट कांग्रेस का विरोधी था। बनारस के राजा शिव प्रसाद भी कांग्रेस का विरोधी था। बनारस के राजा शिव प्रसाद भी कांग्रेस का विरोधी था। हैदराबाद का नवाब भी था विरोधी। हैदराबाद का नवाब भी था कांग्रेस का विरोधी।
हैदराबाद का नवाब, बनारस का भी नवाब कह सकते हैं एक तरह से। ओके, राजा शिव प्रसाद। फिर दिनसा मानक जी पेटेड भी था, और सैयद अहमद खां भी था। सैयद अहमद खां भी था कांग्रेस का विरोधी। सैयद अहमद खां भी कांग्रेस का विरोधी था। बनारस का राजा शिव प्रसाद भी था। उदारवादियों की कार्यपद्धति कैसी थी? प्रार्थना, याचना, विरोध करना। प्रार्थना, याचना करना, विरोध करना। प्रार्थना, याचना और विरोध करना। प्रार्थना, याचना, विरोध करना, यह कांग्रेस का कार्यपद्धति था। उदारवादियों को पद्धति थी, कांग्रेस उदारवादियों को पद्धति। प्रार्थना, याचना, विरोध। प्रार्थना, याचना, विरोध। प्रार्थना, याचना, विरोध किसकी पद्धति थी? उदारवादियों की पद्धति थी। प्रार्थना, याचना, विरोध किसकी पद्धति थी? प्रार्थना, याचना, विरोध किसकी पद्धति थी? वही उदारवादियों की थी। नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दिया? तो उग्रवादियों ने कहा। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा? उग्रवादियों ने कहा था। उग्रवादियों ने यानी गरमदलिये ने, ठीक है, उग्रवादियों ने कहा था। उग्रवादियों ने कहा था भिखमंगी राजनीतिक माने पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। भिखमंगी राजनीति किसने कहा था? उग्रवादियों ने कहा था। भिखमंगी राजनीति किसने कहा था? यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा था? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा था? उग्रवादियों ने कहा था। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा था? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा था? तो उग्रवादियों ने कहा था, ठीक है। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा था? उग्रवादियों ने कहा था। भिखमंगी राजनीति। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कहाँ कब की? देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्वशासन की मांग ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत में स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की और कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वशासन की सबसे पहले मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वशासन की मांग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। किसने कहा था कि उदारवादियों की मेंडिकेंसी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा? उग्रवादियों ने कहा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? स्वशासन की मांग की थी सबसे पहले स्वशासन की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या मांगा था? स्वशासन का राइट मांगा था 1906 में। उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? हिंसक कार्य पद्धति। देखिए, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान यह रहा कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचा। ब्रिटिश शोषण नीति के अंतर्गत जनता का ध्यान खींचा था। ब्रिटिश शोषण नीति के अंतर्गत जनता का ध्यान खींचा था। ब्रिटिश शोषण नीति के अंतर्गत जनता का ध्यान खींचा था। क्या खींचा था? ब्रिटिश शोषण नीति के जनता को ध्यान खींचा था उदारवादियों ने क्या किया था? ब्रिटिश शोषण को ध्यान खींचा था, ठीक है। क्या खींचा था? ध्यान खींचा था। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचा था किसने? उदारवादियों ने खींचा था। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचा था किसने? उदारवादियों ने। किसने कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें अपनी मर्जा में तक राजभक्त और हमें राज्य से हुए फायदों का अच्छी तरह ज्ञान है। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मर्जा तक राजभक्त है। हमें अंग्रेजी राज्य में हुए फायदों का
ज्ञान है, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए? दादा भाई नौरोजी ने। हमें मर्दों तक खुलकर रहना चाहिए, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमारी मज्जा में राजभक्त है, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमारी मज्जा में राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? तो एल्गिन ने कहा था। ठीक है, तलवार के बल पर जीता गया भारत को तलवार के बल पर ही रखा जाएगा, तलवार के बल पर ही विजित किया गया था इंडिया को, तो भारत को भी वैसे ही रखा जाएगा, एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ठीक है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने और रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश से जो आंदोलन चलाया उसे उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, पत्थर ही मिले, कमोबेश आंदोलन के बदले पत्थर मिला, किसने बोला? लाला लाजपत राय। आंदोलन के बदले पत्थर मिला, किसने बोला? लाला लाजपत राय। आंदोलन के बदले पत्थर मिला, किसने कहा? आंदोलन के बदले पत्थर मिले, किसने कहा? लाला लाजपत राय। आंदोलन के पीछे क्या मिला? पत्थर ही मिला। आंदोलन के बदले पत्थर की रोटियां मिला, किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार भेड़ों की तरह टरा टरा कर धूप चुप होते जा रहे हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल भर में एक बार टरा 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 के चुप हो जाएंगे तो हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उदारवादियों के संबंध में कहा था कि हमें साल के अंत में एक बार मेढकों की तरह बार बार चुप कराया जाता तो हमें अपने परमाणु में सफलता नहीं मिलेगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया मोड़ आया, किसका? 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का नया मोड़ आया था? तो बाल गंगाधर तिलक का या फिर लाला लाजपत राय का? तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का गिरफ्तारी होने के बाद एक नया मोड़ आया था 1897 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नया मोड़ कब आया था? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो अरविंदो घोष ने कहा था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसकी गिरफ्तारी जब हुआ तो इसे कहाँ भेज दिया गया? बर्मा भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। ओके, और जिस कारण से मजदूर यूनियन पहली बार विरोध किया था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। 1897 की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का नया मोड़ आया, किसके कारण? बाल गंगाधर तिलक के कारण। टटरा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। टटरा कर चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयास सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ठीक है, पत्थर के बजाय रोटियां मिला, किसने? लाला लाजपत राय ने कहा।